हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रैमर्स रूल। देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का। इससे इस टॉपिक से हर एक साल एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन जेई में पूछा ही जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और आसान सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आने वाला है और हम उसमें सही भी करके आने वाले हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसान कंसेप्ट है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं। ये क्रैमर्स रूल, इसकी हेल्प से हम जो चीजें सॉल्व करते हैं वो होती है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम फर्स्टली बात करते हैं इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो, टू, तब आपको दो इक्वेशन कैसी दिखेंगी। देखिएगा, मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में जीरो। ऐसी कोई इक्वेशन होगी जिसमें कितने वेरिएबल हो गए, एक्स और वाई, दो वेरिएबल हो गए। और जहां पे ये कांस्टेंट क्वांटिटी ए बी सी, इन्हें हम बोलेंगे कोई रियल नंबर। ये क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख देता हूँ, ए वन बी वन सी वन। देखो नेक्स्ट एक और इक्वेशन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू में जीरो। अब ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हो टेंथ क्लास में। ये टेंथ क्लास तक आपका कवर हो जाता है। जस्ट मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ आपको, दो वेरिएबल वाला, फिर हम पढ़ेंगे तीन वेरिएबल वाला। क्लियर? देखिएगा, पहला केस लेता हूँ मैं, केस वन। केस वन, देखो केस वन में मैंने क्या लिया, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। मैं ले लेता हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये जो दोनों लाइन्स होंगी, ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स हैं, वो कैसी हो जाए, इंटरसेक्टिंग। मतलब ये देखिए एक दूसरे को काट रही होंगी किसी एक पॉइंट पे। एक पॉइंट पे काटेंगी मतलब हमें कितने सॉल्यूशन मिलने वाले हैं इसके, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। इसके लिए जो प्राइमरीली कंडीशन होती है वो क्या होती है, देखिएगा आप लोग जानते हैं, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, बी वन अपॉन बी टू। देखो ये प्राइमरी कंडीशन है जो आपको याद होनी चाहिए। दोनों लाइंस कैसी हो, इंटरसेक्टिंग, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। मतलब रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये दोनों आना चाहिए। ये अगर होगा तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। इंटरसेक्टिंग होंगी तो हमें जो सॉल्यूशन मिला वो कितना मिला, एक। इसे लिखते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिला इसलिए हमने क्या बोल दिया इसे, यूनिक सॉल्यूशन। और ये जो सिस्टम होता है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, इस सिस्टम को बोला जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, विच है सॉल्यूशन, जिसके हमें क्या मिल जाए, सिर्फ सॉल्यूशन मिल जाए। ऐसा सिस्टम जिसके हमें क्या मिले, सॉल्यूशन, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। याद रखिएगा, जिसके सॉल्यूशन मिलेंगे उससे क्या बोला जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। चलिए केस टू, दूसरा केस ले लेता हूँ इसी में, केस टू। अब देखो, अब जो मैं लाइंस लेने वाला हूँ, इंटरसेक्टिंग ले ली मैंने, मैं लाइंस ले लेता हूँ पैरेलल, पैरेलल लाइन। ये दोनों लाइंस कैसी हो जाए, पैरेलल। ऐसी कुछ बनी होंगी, ये कुछ बन गई पैरेलल लाइन। क्लियर? अब जब लाइन पैरेलल हो जाएंगी, अब जब लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो क्या इनका कोई सॉल्यूशन मिलेगा, क्या इनका कोई सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन। हमें दिख रहा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे काटेगी, अगर नहीं काटेगी तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसके लिए जो कंडीशन होती है आपकी, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू में बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ये याद रखें, लाइंस पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होंगी, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कोई भी इसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। देखो, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन मिलता था, उस केस में हम क्या बोलते थे, सिस्टम को कंसिस्टेंट। इस केस में क्या हो जाएगा सिस्टम, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। बात क्लियर हुई होगी, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। केस थ्री, तीसरे केस की बात करता हूं मैं, केस थ्री, तीसरा केस। देखो अब और क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज लाइन के लिए, इंटरसेक्टिंग भी ले ली हमने, पैरेलल भी ले ली। तीसरा केस हो जाए लाइन कैसी हो,
एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर एक लाइन, मतलब हम इन्हें क्या बोला करते हैं, को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन। क्लियर? एक के ऊपर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होगी, तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट कितने मिल रहे हैं, इनफाइनाइट। कितने कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, इनफाइनाइट। तो इसको बोला जाता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कई सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, कई सारे पॉइंट दोनों लाइंस पे कॉमन मिलेंगे, तो इसको बोला जाता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके लिए जो कंडीशन होती है यही वाली, a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 इज इक्वल टू में c1/c2। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है भाई, अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो हम बोल पाएंगे कि कैसा सॉल्यूशन कैसे रहे होंगे उसके, इनफाइनाइटली मैनी। लाइंस कैसी रही होंगी, कोइंसिडेंट। तीसरी बात, आपको क्या सॉल्यूशन मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, कई सारे मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम, सॉरी कंसिस्टेंट सिस्टम। तो देखो जहां भी आपको सिस्टम के सॉल्यूशन मिले उसे हमने बोला कंसिस्टेंट। आपको कंडीशंस याद रखनी है, अगर ऐसा होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर ये वाली कंडीशन होगी तो पैरेलल लाइंस, अगर ये वाली कंडीशन होगी तो कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, और इसमें यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। बात समझ में आई? अब देखो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन कैसे होते हैं। ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम 3 वेरिएबल वाला यहाँ पे मेजर पार्ट उसका देखेंगे। देखो एक एग्जांपल में ले लेता हूँ। देखिए मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू में 1, 2x प्लस 2y इक्वल टू में 2। ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। अब आपको पता करना है ये सिस्टम कैसा है, इन तीनों केसों में कैसा सिस्टम होगा। देखो मैं रेशियो देखना चाहूँ, 1/2 1/2 1/2 कैसा बन रहा है, लास्ट वाला रेशियो इक्वल आ रहा है, तो मतलब लाइंस कैसी होंगी, ये दोनों कोइंसिडेंट होंगी क्या, कोइंसिडेंट लाइंस। ये तो आपको पता लग गया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। अब मैं बात करूँ सॉल्यूशन कैसे लिखे जाएंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखे जाएंगे। लेट्स से मैंने लिखा x कोमा y, ये लिखना है, x को मैं मान लेता हूँ लैम्डा, x को मैं मान लेता हूँ लैम्डा, तो y आपको क्या दिख जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, वेर लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। देखो आप लैम्डा का वैल्यू कुछ भी डालें अकॉर्डिंगली आपको y मिल जाएगा, x का वैल्यू आप कुछ भी डालें अकॉर्डिंगली आपको y मिल जाएगा। कई सारे पॉइंट्स होंगे, कई सारे पॉइंट्स होंगे जो इन लाइन पे कॉमन दिखेंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर? हाँ तो बच्चों चलो अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं छोटा सा, आपको नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे। सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थ्री इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो कैसा होगा, जैसे मुझे मिला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशंस आपको दी गई हैं। अब आप याद कीजिएगा, हमने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा था, हमने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा था 3 लाइंस आर कॉनकरेंट, 3 लाइंस आर कॉनकरेंट। कॉनकरेंट का मतलब वो एक ही पॉइंट से पास करेंगी, एक ही पॉइंट से पास करेंगी। 3 लाइंस आर कॉनकरेंट, कॉनकरेंट, क्लियर? 3 लाइंस आर कॉनकरेंट इफ डेल्टा, डेल्टा कैसे निकलता था, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 इक्वल टू 0। ये पढ़ा था क्या आपने? these 3 lines are concurrent if this is 0। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट, इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इफ दिस डेल्टा इक्वल टू 0। आपको याद रखना है, अगर ऐसे 3 इक्वेशन दे दी जाए आपको, वो कंसिस्टेंट कब होंगी, जब उनका सॉल्यूशन मिलेगा। और हम जानते हैं सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब तीनों लाइंस कैसी हो जाए, कॉनकरेंट हो जाए, तीनों लाइन किसी एक पॉइंट से पास करे। तो कंडीशन ऑफ कॉनकरेंसी ही क्या बन जाएगी, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। क्लियर? अब 3 वेरिएबल पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 3 वेरिएबल वाला। आप देखिएगा ध्यान से, आराम आराम से समझेंगे, मैं जो बोलूंगा वो आपको याद रखना है बस।
बहुत आसान चीज है, आप अगर याद रखेंगे तो बहुत आसान होगा। क्लियर? देखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। क्लियर? देखिएगा, 3 वेरिएबल में हम इक्वेशंस लिख रहे हैं, 3 वेरिएबल में हम इक्वेशंस लिख रहे हैं, और इसी को बोला जाता है बेसिकली क्रैमर्स रूल। इसी को बोला जाता है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से ही सोल्व करते हैं अपन इसे सोल्व करने का जो मेथड होता है वही होता है क्रैमर्स रूल। देखिएगा कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखें। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू में d1, 3 वेरिएबल आ गए। वेरिएबल क्या हो गए, x y z, 3 वेरिएबल। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। इक्वेशन 2 a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब मैं 3-4 चीजें लिखने वाला हूँ, छोटी छोटी, आप ध्यान से लिखिएगा मैं क्या लिखा हूँ। सबसे पहले क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, देखो मैं छोटी छोटी चीजें फाइंड कर रहा हूँ, आप लोग देखो क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले मैंने लिखा डेल्टा। डेल्टा एक डिटर्मिनेंट होगा, डेल्टा एक डिटर्मिनेंट होगा जो कंसिस्ट करेगा एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट, जेड के कोफिशिएंट। एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट, जेड के कोफिशिएंट, ऐसे कॉलम में आ जाएंगे। ये देखो, पहला कॉलम एक्स के कोफिशिएंट, दूसरा कॉलम वाई के कोफिशिएंट, C1, C2, C3। ये क्या बनेगा, इसे मैंने बोला डेल्टा। याद रखना आपको, जो मैं बोल रहा हूँ ना वही चीज है। डेल्टा के अंदर क्या आएंगे, एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट, जेड के कोफिशिएंट। क्लियर? डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। अब ध्यान दे, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है। डेल्टा एक्स में आपको क्या करना है, ये एक्स के जो कोफिशिएंट है इनको रिप्लेस कर देना है किससे, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है एक्स के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करें किससे, कांस्टेंट टर्म से। ये पॉइंट्स को पकड़ना जो मैं बोल रहा हूँ, इन चीजों को ध्यान रखना है। डेल्टा एक्स के अंदर एक्स के कोफिशिएंट हटेंगे, उसकी जगह क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट टर्म्स। तो ये क्या बनेगा, d1 d2 d3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। ये बातें क्लियर हुई हैं आपको, दोनों चीजें क्लियर हुई। डेल्टा डेल्टा एक्स। सिमिलरली मुझे लिखना है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई में क्या होगा, अब मेरे हिसाब से बात पकड़ में आई होगी आप लोगों को। अब बात पकड़ में आई होगी, डेल्टा वाई को मैं क्या लिख दूंगा, वाई के कोफिशिएंट, यहाँ से डेल्टा से वाई के कोफिशिएंट हटेंगे और उसकी जगह क्या बैठेगा, कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या बन जाएगा, देखो a1 b1, तो सॉरी a1 a2 a3, a1 a2 a3, d1 d2 d3, c1 c2 c3। क्लियर? वैसे ही डेल्टा z आएगा, z में a1 b1 d1 a2 b2 d2 a3 d3 d3। ये चीज समझ में आई क्या आप लोगों को, ये चीज समझ में आई होगी क्या। ये चारों आप निकाल सकते हैं क्या, इन तीनों इक्वेशंस को देख के सबसे पहला पॉइंट आपको ये चारों निकालने आने चाहिए। क्लियर? ये चारों आप निकाल पाएंगे। देखो क्या करना था, सिंपली डेल्टा में आ जाएंगे कोफिशिएंट, कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट, जेड के कोफिशिएंट। डेल्टा एक्स में एक्स के कोफिशिएंट हटा के क्या रिप्लेस कर दें, कांस्टेंट टर्म। डेल्टा वाई में वाई के कोफिशिएंट हटा के क्या रख दें, कांस्टेंट टर्म। डेल्टा जेड में क्या कर दें, सी के कोफिशिएंट, ये जेड के कोफिशिएंट हटा के क्या रख दें, किसके कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, जो आपका देखो यहाँ पे 3 इक्वेशन मुझे मिलेगी, 3 इक्वेशन मुझे मिलेंगी। देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स, डेल्टा इंटू एक्स, ये डेल्टा इंटू एक्स है, और ये इधर क्या लिखा हुआ है, ये वाला डेल्टा एक्स, देखो ये वाला डेल्टा एक्स। क्लियर? बात समझ में आ रही है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, डेल्टा इंटू वाई इक्वल टू में डेल्टा वाई, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन, डेल्टा डॉट जेड इक्वल टू में डेल्टा जेड, इक्वेशन नंबर 3। बात क्लियर हुई होगी, मैं समझा रहा हूँ अभी कैसे आया होगा, है ना भाई। अभी सिर्फ आप इन्हें लिख लें, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये वाली इक्वेशन कैसे आई होगी, ये मैं बता दूंगा। अभी मैं जो बोल रहा हूँ आप याद रखें। क्लियर? चलिए भाई, यहाँ से मैं बात करूँ
तो x मुझे क्या दिखेगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y क्या दिखेगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, और z क्या दिखेगा, डेल्टा z अपॉन डेल्टा। ये देखो तीनों। तो क्या आपको x y z के वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला जनरेट हुआ हमारे पास, x y z के वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला जनरेट हुआ। देखो ये चीज कैसे आई होगी ये मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसा कुछ हमें मिलेगा तो क्या उससे आप x का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो x का वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा x, ये एक डिटर्मिनेंट है, फिक्स वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू। y का वैल्यू क्या हो गया, दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू। z का वैल्यू दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू। ये फिक्स नंबर से तो आने वाले ना डिटर्मिनेंट। तो x y z के तीनों के वैल्यू मिल गए। क्या आपको इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है, आपको x y z का वैल्यू निकालना है, और वो वैल्यूज निकालने का आपको मेथड पता लगा गया भाई। बात क्लियर हुई होगी, ये समझ में आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये कैसे मिला होगा। मैं मिटा रहा हूँ उधर वाला पूरा पोर्शन में मिटाने वाला हूँ, समझ में आई होगी बात। देखो अब देखना आप लोग, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना मैं डेल्टा एक्स को लेके चलता हूँ, डेल्टा एक्स से बात कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पे लिखी ना मैंने, वो कैसे आई होगी देखते हैं। ये डेल्टा एक्स में लेके चलता हूँ, डेल्टा एक्स। अब ध्यान से देखें, ये जो है D1 D2 D3, इनका वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, D1 की जगह रख सकता हूँ क्या, A1x प्लस B1y प्लस C1z B2 C2, क्लियर। वैसे ही A2x प्लस B2y प्लस C2z, सॉरी ये B1 C1 B2 C2, A3x प्लस B3y प्लस C3z D3 C3। ऐसा ही कुछ मिलेगा डेल्टा एक्स। अभी D1 D2 D3 को रिप्लेस कर दिए इनसे। क्लियर, बात समझ में आएगी। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, इस पे मैं लगा रहा हूँ ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होगा, ध्यान से देखें, ऑपरेशन क्या होगा, कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 माइनस y टाइम्स कॉलम 2 माइनस z टाइम्स कॉलम 3 एप्लीकेबल है। कॉलम 1 को खुद चेंज नहीं किया है हमने, उसमें से माइनस करना है किसे, y टाइम्स कॉलम 2 एंड z टाइम्स कॉलम 3। चलिए कॉलम 1 की बात हो रही है, तो देखो डेल्टा x अभी आपको क्या दिखने लगेगा, ये देखो बी वाई और सी जेड कैंसिल हुआ, A1x B1 C1 A2x B2 C2 A3x B3 C3। बात क्लियर हो रही है, यहाँ तक समझ में आया। क्या x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आया होगा, ये क्या दिखेगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई होगी आपको। देखो x कॉमन मिला, इधर था डेल्टा x, मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा x इक्वल टू मैं x डॉट, ये क्या बन चुका है डेल्टा, ये क्या बन चुका है डेल्टा। देखो फर्स्ट इक्वेशन आई, जैसे मैंने x के लिए ढूंढी, सिमिलरली आप किसके लिए ढूंढ सकते हैं, y के लिए आप डेल्टा y लेके चले, ये b वाले पार्ट रिप्लेस हो जाएंगे अभी। ये जो यहाँ पे D1 D1 D2 D3 D3 आता था, वो इन तीनों को रिप्लेस कर देगा सी जेड के लिए। तो आपको क्या याद रखना है, बेसिकली देखो मैंने जो बोला वो याद रखना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। आपको डायरेक्टली ये चारों चीजें आपको समझ में आई होगी, डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड क्या है, ये चारों चीजें आपको समझ में आई होगी। तो आपको जो चीजें ध्यान रखनी है, आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो मैं सिर्फ अब लिख दे रहा हूँ, है ना भाई। ये सब आप लिखें कॉपी में, ये सब चीजें आपको लिखनी है। बाकी इनका जो सॉल्यूशन होता है ना, वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल, अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल। क्लियर, वो हम क्या लिखते हैं भाई, देखो x जो आता है आपका डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y जो आता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा, z जो आता है डेल्टा z अपॉन डेल्टा। ये तीनों रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर, ये कहाँ से मिलते थे, ये जो इक्वेशन बनती थी डेल्टा x इक्वल टू ये डेल्टा x, ये डेल्टा डॉट y इक्वल टू डेल्टा y, डेल्टा डॉट z इक्वल टू डेल्टा z। ये तीनों इक्वेशन किए आपके पास। क्लियर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये बात हो गई क्लियर। क्लियर है ना, अब इनट आ गया पर। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ कंडीशन फॉर सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान रखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब जो पॉइंट लिखने वाला हूँ ना 3, वो आपको ध्यान रखने। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन में लिखने वाला, कंडीशन लिखने वाला हूँ मैं। देखो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, मैं आपको एक एक वन बाय वन में आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले पहला पॉइंट, पहला पॉइंट में लिख रहा हूँ, है ना भाई, ध्यान रखें। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो डेल्टा था हमारा वो आपको पता होगा, कॉलम कॉलम कॉलम, ये इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर कैसा आ जाता है, नॉट इक्वल टू जीरो, देन सिस्टम system has unique solution, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? अगर सॉल्यूशन यूनिक होगा तो सिस्टम कैसा हो जाएगा भाई, कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ये बात समझ में आई होगी आपको। देखो क्या चेक करना है, आपको चेक करना है डेल्टा को, डेल्टा कैसा हो जाए, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है मतलब सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे, याद रखना है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो, इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा जीरो हो जाए, अगर डेल्टा जीरो हो जाए, और डेल्टा जीरो जब होगा ना, इसमें दो कंडीशंस बनेंगी, इसमें दो कंडीशंस बनेंगे। देखो, इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो एंड एट लीस्ट, वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज नॉन जीरो, is non-zero, then system has no solution। देखो आपको क्या याद रखना है, अगर हमारा क्या हो गया, डेल्टा जीरो हो गया, अगर हमारा डेल्टा जीरो हो जाता है, बाकी इन तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो अगर आ जाएगा ना, कोई भी एक अगर नॉन जीरो आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे उसे, नो सॉल्यूशन। ये कैसे आएगा, तीनों पॉइंट में अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, बस रट लेना है, ये आपको रट लेना है। तीसरा पॉइंट देखो, इफ डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो, ये सारे ही जीरो है, चारों डिटर्मिनेंट्स का आंसर कैसा आ जाए, जीरो आ जाए। अगर चारों जीरो आ जाएंगे, इस केस को आप बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों पॉइंट आप याद रख सकते हैं क्या, याद रख सकते हैं क्या। पहला केस मैंने लिया डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, यूनिक सॉल्यूशन। डेल्टा जब जीरो होगा उसमें दो केस बन रहे हैं, देखो एक बार उसके साथ तीनों जीरो जाए तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक बार इन तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हो सकता है, बाकी दो जीरो जाए, एक भी अगर नॉन जीरो आया ना, मैं क्या बोलूंगा, नो सॉल्यूशन बोलूंगा। मैं क्या बोलूंगा, नो सॉल्यूशन बोलूंगा। बात क्लियर हुई? अब मैं ये समझाता हूँ आपको, ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, ये कैसे आया होगा देखिएगा, ये कैसे आया होगा ना। अब ये मिटा के मैं बात कर रहा हूँ, ये हमें मिला कैसे होगा। चलिए इसके लिए बात करता हूँ, यहाँ से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो डेल्टा लिखा हुआ है ना, इस एक इक्वेशन को लेके मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। चले, मैंने डेल्टा का वैल्यू लेट से ले लिया, डेल्टा इक्वल टू टू, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, टू डॉट एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स, बोलिए बनेगी क्या। तो मुझे यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला होगा, डेल्टा एक्स अपॉन टू। सिमिलरली y इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन टू, z इक्वल टू डेल्टा जेड अपॉन टू, यही मिला होगा। अब देखो डेल्टा का, ये डेल्टा x का वैल्यू कुछ भी आया, मुझे क्या x का एक आंसर मिलेगा। इसकी जगह आप कुछ भी नंबर डालो ना, एक ना एक वैल्यू तो आएगा इसका, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकल के आएगा। लेट्स से वो k आ रहा है, तो ये k अपॉन टू आंसर मिल रहा है ना इसका। इसका आंसर क्या आपको मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, और वो जो इसका वैल्यू होगा वही बैठेगा यहाँ पे। इसका क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई होगी। पहला केस, पहला केस क्लियर हुआ, यूनिक सॉल्यूशन वाला। दूसरे केस के लिए मैं बात कर लूँ, दूसरे केस के लिए देखो, दूसरे केस में मुझे क्या करना है, डेल्टा को जीरो लेना है, डेल्टा इक्वल टू जीरो। डेल्टा जब जीरो लिया वही क्या बन जाएगा, देखो जीरो डॉट एक्स इक्वल टू में डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। अब मुझे क्या बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। मैंने लेट से मान लिया यहाँ डेल्टा एक्स कैसा है, नॉन जीरो, नॉन जीरो। इसे मान लेते हैं कुछ के माना होगा, तो जीरो डॉट एक्स इक्वल टू में के, ऐसा ही कुछ मिला होगा क्या। अभी आप देखो, अभी आप देखो,
एक्स की जगह आप क्या डाल पाएंगे कि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या दे दे, के। एक्स की वैल्यू क्या रखूं कि वो किससे मल्टीप्लाई हो, 0 से, और आंसर में क्या मिले, के। ऐसा कुछ एक्स पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा ना। ऐसा कोई एक्स का वैल्यू डाल सकते हो क्या आप यहाँ पे कि जो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर के दे दे? देगा क्या? नहीं देगा। इसलिए इस केस में क्या बोला जाता है, नो सॉल्यूशन। ऐसा एक्स का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर हमें क्या दे दे, के। देखो ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? बाकी आपको ध्यान वो पॉइंट रखने, क्लियरली, एकदम क्लियर। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्लियर। सिमिलरली वाई के लिए बात कर सकते हैं, अगर डेल्टा वाई नॉन जीरो हो जाए तो, अगर जेड नॉन जीरो हो जाए तो। क्लियर? बात हो जाएगी। थर्ड केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली, दोनों अगर जीरो हो जाए, देखो ये डेल्टा भी जीरो हुआ और डेल्टा एक्स भी जीरो हुआ, तो 0.x इक्वल टू में जीरो। एक्स को आप कुछ भी डालें सेटिस्फाई करेगा क्या? एक्स को मैं 1 डालूं, सेटिस्फाई कर रहा है। 2 डालूं, सेटिस्फाई कर रहा है। 3 डालूं, कर रहा है। कुछ भी डालें आप सोच, कुछ भी डालें, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? इसे सेटिस्फाई करेगा। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या बोल पाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखो इसी चीज को मैं एक चार्ट बना रहा हूँ छोटा सा, आप चार्ट ध्यान रख सकते हैं। ये सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस के लिए मैं चार्ट बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर डेल्टा हो जाए आपका जीरो, डेल्टा अगर कैसा हो जाए जीरो, तो इस पार्ट में दो चीजें आने वाली है आपकी, दो चीजें आने वाली है। फर्स्ट, at least one of delta x, delta y, delta z is non-zero, then क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। देन कैसा आएगा, नो सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट आपका क्या होगा, डेल्टा तो जीरो था ही, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड, ये भी कैसे हो जाए, जीरो हो जाए। देन क्या आ जाएगा इस केस में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसी का दूसरा पार्ट बनेगा जहाँ डेल्टा हमारा कैसा हो, नॉन जीरो। इस केस में आपको मिलेंगे क्या, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये चार्ट के माध्यम से आपको पूरा याद रहेगा। बिल्कुल इसी को आपको याद रखना है। तीनों इक्वेशन के लिए आपको डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड मैंने निकालना सिखा दिया। इन चारों के लिए ऐसे ही बात होगी। क्लियर? रखेंगे याद, लिखें। हाँ तो चलिए अब आ जाइए, अब क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। लीनियर इक्वेशंस पे क्वेश्चन देखो, मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं बेसिकली, 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, देखें ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं डेल्टा लिखूँ तो मुझे डेल्टा क्या दिखेगा, देखो 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2, ये डेल्टा हुआ। डेल्टा में क्या सोल्व करना है, डेल्टा को मैं सोल्व कर रहा हूँ। देखो इम्प्लाइज, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज कर रहा हूँ। देखो मैं दो जगह जीरो बनाने वाला हूँ, तो मैं R1 माइनस R3, R2 माइनस R3। क्लियर? ये मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 सॉरी C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, या C1 माइनस C3, C2 माइनस C3, ये कर देते हैं। हम क्या करें, इसमें से 3 को माइनस कर रहे हैं, 0 0 1 माइनस 2 माइनस 1, C2 माइनस C3 0 1 माइनस 1। क्लियर? और लास्ट में क्या बचा होगा, 1 1 1। ये क्लियर हुआ? तो यहाँ से आपने सोल्व किया होगा, आपको डेल्टा का वैल्यू क्या मिला, आपको डेल्टा का वैल्यू क्या मिला, देखिए डेल्टा का वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में खोल दें, -1, और क्या हुआ, -1, ये सॉरी ये 0, और ये क्या मिला, -1, मतलब फाइनली 1। डेल्टा का वैल्यू निकल के आया 1। हम बात करते हैं डेल्टा एक्स की। डेल्टा एक्स में देखो ये जो है एक्स वाला रो, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 2 0 से। 1 एक्स वाला कॉलम 1 2 0, वाई वाले कॉलम में 1 2 1 1 1 2। क्लियर? यही हो रहा है क्या? अभी आप क्या करें, यहाँ तो मुझे 0 दिया हुआ है, मैं इसे भी 0 बना दूं या इसे 0 बना दूं, देखो इसको 0 बना रहा हूँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ क्या, रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1। क्लियर? देखो क्या बनेगा, ऑपरेशन लगा दीजिए, क्या बनेगा, 1 1 1, यहाँ क्या आ जाएगा, 0 0 -1, और ये क्या हो गया, 0 1 2। क्लियर? इसके रेस्पेक्ट में खोल दे, खोला होगा, देखो ये 0 -1, मतलब फाइनली ये भी कैसा आने वाला है,
1 आने वाला है, डेल्टा आपको पता लगा, डेल्टा एक्स पता लगा, मैं डेल्टा वाई ढूंढूं, डेल्टा वाई क्या दिख रहा है हमें? देखो फर्स्ट तो एज इट इज आएगा 1 1 1, ये सेकंड रिप्लेस हो जाएगा किससे? 1 2 0 से, 1 2 0, और लास्ट में क्या था? 1 1 2। क्लियर? अभी ध्यान से देखें, मुझे कहाँ जीरो दिख रहा है? मुझे यहाँ जीरो दिख रहा है, मैं इसको जीरो बनाऊं तो मैं क्या कर दूं? सेम ऑपरेशन, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, क्या दिखेगा भाई बोलिए? क्या दिखेगा? 1 1 1, ये तो सेम आएगा, ये देखो -1 0, और इधर भी -1, ये 1 0 2, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ। अब इसे सेकेंड कॉलम के रेस्पेक्ट में खोल देते हैं। सेकेंड कॉलम के रेस्पेक्ट में खुलेगा, ये दोनों एलिमेंट तो जीरो है, सिर्फ इसके रेस्पेक्ट में आएगा, क्या आएगा देखो? दिस क्रॉस दिस, क्या आया? -2 और माइनस में क्या आया इधर से? +1, -2 +1 क्या हुआ? -1, इसका साइन कैसा होगा? माइनस होगा, मतलब फाइनली ये भी कैसा आ रहा है? 1 आ रहा है, ये भी कैसा आ रहा है? 1 आ रहा है। डेल्टा वाई भी 1 मिला, डेल्टा जेड आप ढूंढें, डेल्टा जेड क्या मिलेगा? ये 1 1 1, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, 1 2 1, थर्ड क्या मिलेगा? 1 2 0 1 2 0। हाँ भैया क्लियर है? अब देखो मैं वही वापस से कर रहा हूँ, इसको जीरो बना दे, फिर से इसको जीरो बना दे, सेम ऑपरेशन, R2 माइनस 2 R1, क्लियर? चलिए क्या बन जाएगा? 1 1 1, ये देखो -1 0 0 1 1 1 0 1 1 0, क्लियर हुआ होगा? क्लियर हुआ होगा? खोले लास्ट के रेस्पेक्ट में, लास्ट के रेस्पेक्ट में खोला होगा, ये -1, फाइनली क्या मिला? -1। देखो मैंने क्या देखा यहाँ पे? मैंने क्या देखा? डेल्टा कैसा मिला? नॉन जीरो। जैसे ही आपको डेल्टा नॉन जीरो मिला था, हमें तो यही से समझ में आ गया था कि ये कैसा बन रहा था? यूनिक सॉल्यूशन बन रहा था, यूनिक सॉल्यूशन बन रहा था। फिर हमने ट्राई किया कि हम एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करें। अभी देखो आप यहाँ देखेंगे तो एक्स का वैल्यू, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, क्लियर? यूनिक सॉल्यूशन आपको मिला। एक्स वाई जेड के वैल्यू के लिए मैं क्या बात करूं? देखो एक्स कैसा मिला होगा? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा 1, वाई देखिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा 1, जेड कैसा मिला होगा? डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा -1। ये सॉल्यूशन हमें क्वेश्चन के मिल गए, क्लियर? देखो ये क्वेश्चन करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली आप ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कर पाएंगे, ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कर पाएंगे क्या? कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन था यूनिक वाला, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया ये यूनिक सॉल्यूशन वाला था। सेकंड क्वेश्चन आप जो करेंगे ना, सेकंड क्वेश्चन आपको मैंने जो दिया है वो दिया है नो सॉल्यूशन, और थर्ड दिया है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके डेफिनेटली नो सॉल्यूशन आने वाला है, क्लियर? ये याद रखें आप, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, क्लियर? नो सॉल्यूशन आएगा मतलब डेल्टा तो जीरो आएगा। अब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से कोई एक नॉन जीरो आएगा। वैसे ही इसमें क्या होगा? इसमें चारों जीरो आएंगे, इसमें चारों जीरो आएंगे, वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा, क्लियर? आप चारों फाइंड करेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा। ये चीज दोनों कर सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस करें, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, अब आइए, अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे एक अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को लिखें, मैं फिर सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ उसे। देखो लिखें, क्वेश्चन लिख लें आप। देखो अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसे, मैं इधर बात करने लग जाते हैं। तीनों केस के लिए आपको बात करनी है, पी और क्यू के वैल्यूज की, तीनों केस जिसमें यूनिक सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तीनों केस के लिए हमें क्या बात करनी है? पी और क्यू की वैल्यूज की। देखो सबसे पहले इसमें हम डेल्टा की बात करें। डेल्टा की मैं बात करूं तो डेल्टा आपको क्या दिखेगा? 2 1 1, P 2 1 6 Q 3, यही डेल्टा दिखेगा। क्या डेल्टा एक्स, ये आपको क्या दिखेगा भाई? 8 5 4 P 2 1 6 Q 3, क्लियर? डेल्टा वाई आपको क्या दिख जाने वाला है? डेल्टा वाई हमें दिखेगा क्या? 2 1 1 8 5 4 6 Q 3, ये दिखा, ये दिखा, क्लियर? अभी मैं बात कर लूँ डेल्टा जेड। डेल्टा जेड आपको क्या दिखेगा? डेल्टा जेड की बात करें
2 1 1 P 2 1 और लास्ट में क्या होगा 8 5 4। यही बातें होंगी क्या भाई? यही बातें होंगी, ये चारों आप निकाल सकते हैं, चारों आप निकाल सकते हैं। अब देखो जब आप इसे सोल्व करेंगे ना, आप इसे सोल्व करेंगे, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, तो इसका वैल्यू आपका निकल के आएगा q-3 इंटू p-2, q-3 इंटू p-2। आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो किन्हीं भी दो को जीरो बना लें और डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, क्लियर? या फिर डायरेक्टली आप डिटर्मिनेंट भी सोल्व कर सकते हैं, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम किसी के भी रेस्पेक्ट में आप इसे डायरेक्टली ओपन कर दें। जैसे ही जब इसे सोल्व करेंगे इसका आंसर आपका आएगा 0, इसका आंसर आएगा 0, डेल्टा वाई का आंसर आएगा 0, सॉरी डेल्टा एक्स का आंसर आपको मिलेगा p-2 4 q-15, ये ऐसा आएगा, ये 0 आएगा, डेल्टा वाई 0 आएगा, डेल्टा एक्स आएगा p-2 4 q। आप सोल्व करके देख लें, आप सोल्व करके देख लें। डेल्टा जेड आपका आएगा p-2 ये मिलेगा हमें p-2, इसमें सिर्फ p दिख रहा है, इसमें p और q दोनों थे, ये 0 आ जाएगा। चाहे तो आप इसे सोल्व करके देख लें, एक बार 0 आ ही जाएगा ये, क्लियर? तो ये आप लोग देखें, चारों मैंने निकाल लिए। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट केस जब मुझे क्या लेना है, यूनिक सॉल्यूशन, क्लियर? यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, सिर्फ एक हल हमें मिले। देखो उस केस में क्या होता है, जब यूनिक सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ तो मेरा डेल्टा कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। मैं बाकी बात तो करता ही नहीं, हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब ये कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, नॉन जीरो, ये नॉन जीरो होना चाहिए। मीन्स मुझे दिखा q-3 p-2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से आपको क्या दिखा होगा, q नॉट इक्वल टू 3 एंड p नॉट इक्वल टू 2, यही होगा क्या? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ p कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2, p कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है दो को छोड़ के। वैसे ही q की मैं बात करूँ, q कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3, 3 को छोड़ के कोई भी वास्तविक संख्या। ये यूनिक सॉल्यूशन में आपको बात समझ में आई होगी, क्लियर है? यूनिक सॉल्यूशन में बात समझ में आई होगी। मैं इसी बात को कंटिन्यू करते हुए इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करूं, सेकंड पॉइंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है आप याद करें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपका डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड, चारों कैसे होने चाहिए, 0, चारों कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए, चारों 0 होने चाहिए। देखो ये तो मेरा 0 है, डेल्टा 2 तो मेरा 0 है, तो मुझे तो इसकी तरफ देखना ही नहीं, इसकी तरफ देखना ही नहीं है। मतलब आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे वैल्यूज ढूंढने हैं जहां पे ये चारों कैसे हो जाए, 0 हो जाए। पी का ऐसा एक वैल्यू जिसपे ये चारों 0 आ रहे हो, 2 2 2। देखो मैंने पी को 2 लिया हो, अगर मैंने पी को 2 लिया हो, क्या ये चारों 0 आएंगे, क्या ये चारों 0 आएंगे? तो पी को क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, पी को होना पड़ेगा 2। क्यू के लिए क्या बात करें हम, ये तो ऑलरेडी 0 है, क्यू को यहाँ क्या डालेंगे आप, 15/4, तो यहाँ पे कुछ और आएगा वो। तो क्यू कैन बी एनी रियल नंबर, क्यू को आप कुछ भी डालें उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यू से हमें फर्क पड़ ही नहीं रहा है। हमने जैसे ही पी को 2 डाला हमारा तो काम हो गया, जैसे ही हमने पी को डाला हमारा काम हो गया, क्यू को चाहे कुछ भी डालें तो, क्लियर? वैसे ही थर्ड केस, नो सॉल्यूशन, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, नो सॉल्यूशन में देखें आप, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन वाले केस में क्या होता है हम जानते हैं, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, सॉरी हाँ डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0, नो सॉल्यूशन में डेल्टा इक्वल टू 0 एंड वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल टू 0, यही बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ डेल्टा 0, डेल्टा 0 कहाँ कहाँ हो, डेल्टा 0 कहाँ हो रहा है हमारा, पी को 2 और क्यू को हम लेते हैं 3 पे, तब जाके ये 0 होता है। पी को 2 या क्यू को 3 लें, और वाली बात होगी यहाँ पे, और आएगा, और या तो पी को 2 ले लें या क्यू को 3 ले लें। अब देखो इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए। अगर मैंने पी को 2 लिया है, अगर मैंने पी को 2 लिया है, अगर मैंने पी को 2 लिया है, ये 0, ये 0, ये ऑलरेडी 0 है, और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो मुझे यहाँ से दिखा पी को तो आप 2 नहीं ले पाएंगे,
पी को तो आप 2 नहीं ले पाएंगे। अगर आपने पी को 2 लिया होगा तो आप किस में पहुंच जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप किस में पहुंच जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। तो पी को हम 2 नहीं ले पाएंगे तो पी को क्या ले लें, पी कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2, पी कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2। अब देखो मैं पी को तो 2 ले ही नहीं पा रहा हूँ, पी को तो 2 ले ही नहीं पा रहे, और हमें किसको, डेल्टा को क्या बनाना है, 0। तो सिंपली क्यू को क्या डालना पड़ेगा, 3 डालना ही पड़ेगा। क्यू को 3 डालना ही पड़ेगा, तब जाके डेल्टा 0 होगा। अदरवाइज क्यू को आपने कुछ और डाला तो डेल्टा ही 0 नहीं आ रहा है, मतलब नो सॉल्यूशन में एंटर ही नहीं कर पाए। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू क्या मिला हमें, क्यू बिलोंग्स टू 3। क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3, और पी का वैल्यू रियल नंबर -2। बात समझ नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है आपको, ये चारों आप सोल्व कर लें और निकाल लें। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो बच्चों आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, आप लोग इसे घर पे ट्राई करें। सेम पैटर्न पे ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है जो मैंने पिछले पैटर्न पे लिया था, देखा होगा भाई आप लोगों ने। ये सेम नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपका लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपका लिखा, देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। अल्फा का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण निकाय का हल प्राप्त हो। मतलब देखो बात क्या हो रही है, इस सिस्टम का हमें सॉल्यूशन मिलना चाहिए, सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अब सॉल्यूशन किस किस केस में मिलता है, या तो यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, दोनों केस में हमें सॉल्यूशन मिलते हैं क्या, एक में एक मिलता है और एक में बहुत सारे सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। तो या तो ये केस बनना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन वाला, या ये केस बनना चाहिए किसका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। उस केस में आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा की वैल्यू। चलिए देख लेते हैं। मैंने डेल्टा लिखा, डेल्टा आपको समझ में आया होगा, एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट, जेड के कोफिशिएंट, क्लियर। डेल्टा एक्स लिखा, इसे रिप्लेस कर दिया डेल्टा वाई में सेकंड कॉलम को, डेल्टा जेड में थर्ड कॉलम को, क्लियर, रिप्लेस कर दिया। इसका वैल्यू अगर आप सोल्व करते हैं, इसे अगर आप सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने के बाद देखो आपको जो इसका आंसर मिलेगा ना, वो मिलेगा 0, ये मिलेगा 0। चाहे तो आप सोल्व करके देखें इसे, चाहे तो आप सोल्व करके देख लें, 0 आएगा। इसकी मैं बात करूं, इसका जो आंसर आएगा आपका अल्फा -1 3 अल्फा -6, ये ऐसा कुछ मिलेगा। इसको आप सोल्व करेंगे, ये आपको मिलेगा अल्फा -1 2 अल्फा -4। आप सोल्व कर लें, आराम से तसल्ली से सोल्व कर लें, हमने पढ़ा हुआ है डिटर्मिनेंट सोल्व करना। ये आपको मिलेगा अल्फा -1 अल्फा -2। तीनों का वैल्यू अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड आपने निकाल लिया। अब देखो मुझे पता था कि मैं 2 ही रास्तों पे जा सकता हूँ, 2 ही रास्तों पे, या तो यूनिक या फिर इनफाइनाइट। सॉल्यूशन किस केस में मिलते हैं, या तो यूनिक में मिलते हैं या इनफाइनाइट में मिलते हैं। दोनों रास्तों पे जाने के लिए मुझे पहले क्या फाइंड करना था, डेल्टा। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आता तो मैं इस रास्ते पे चलता, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं है, तो मेरा ये रास्ता बंद, अब मैं इस रास्ते पे जाऊंगा। तो मेरी पहली कंडीशन डेल्टा इक्वल टू 0 तो फुलफिल हुई। अगली कंडीशन क्या होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब मुझे क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाला है, ये बात समझ में आई होगी। और उसके लिए मुझे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, इन तीनों को भी क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। इन तीनों को भी क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। देखो अल्फा -1 अल्फा -1 अल्फा -1 दिख रहा है, ये फैक्टर दिख रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अल्फा -1 3 कॉमन ले लूँ, अल्फा -2 यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, अल्फा -1 अल्फा -2। तो अल्फा -1 और अल्फा -2 तीनों जगह दिख रहे हैं, तीनों जगह दिख रहे हैं। तो आप अल्फा का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 1 और 2, या तो 1 लें या 2 लें, या तो 1 लें या 2 लें, आपको दोनों इसके सॉल्यूशन मिलेंगे। आपको इसके दोनों सॉल्यूशन, अल्फा का वैल्यू 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, तब जाके इसके कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा 0 था, हमें सॉल्यूशन चाहिए थे, हमने क्या कर दिया, अल्फा को 1 या फिर 2, आप कुछ भी लें। बात क्लियर हुई होगी, लिखें। हाँ तो बच्चों अब चलिए, अब आगे हम बात करते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम, अब देखो बात कर रहा हूँ होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा, होमोजीनियस का मतलब ईच टर्म हैज सेम डिग्री, ईच टर्म हैज सेम डिग्री। हर एक टर्म की डिग्री कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब मुझे लीनियर इक्वेशन लिखनी है, मुझे लीनियर इक्वेशन लिखनी है, मैं कैसे लिखता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस सॉरी इक्वल टू में d1। क्या ये होमोजीनियस होगी, क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस होगी, नहीं होगी। डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, इसके साथ वेरिएबल की पावर क्या है,
0 है, तो क्या सभी टर्म्स का डिग्री सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होगी। इसे होमोजीनियस बनाने के लिए मैं यहाँ क्या लिख दूँ? 0। अभी ये इक्वेशन कैसी है? होमोजीनियस। तो आप ध्यान रखें, होमोजीनियस इक्वेशन आपको ऐसा कुछ दिखेगा। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। बात हो गई क्लियर? तीनों इक्वेशन मैंने लिख दी है 1 2 3। मैं फिर से अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल के अकॉर्डिंग बात करें, आपको देखो डेल्टा क्या दिखेगा? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, यही दिखेगा क्या? क्लियर? ये दिखेगा हमें डेल्टा। अब मैं बात करूं डेल्टा एक्स की, देखो, ओहो सॉरी, मैंने उल्टा बना दिया इसको, इसका ट्रांसपोज मैंने ले लिया है ना, ट्रांसपोज ले लिया। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, क्लियर? अभी देखो, अब डेल्टा एक्स की बात करेंगे, ये जो कॉलम है फर्स्ट, वो किससे फिल होगा? 0 0 0 से। अगर एक कॉलम के तीनों एलिमेंट 0 हो जाते हैं, डेल्टा का वैल्यू 0। डेल्टा वाई के लिए जब आप बात करेंगे, सेकंड कॉलम 0 होगा, ये भी 0 होगा। डेल्टा जेड भी कैसा होगा इस केस में? 0 होगा। तीनों का वैल्यू मुझे कैसा मिला? 0 मिला। तीनों का वैल्यू मुझे कैसा मिला? 0 मिला। अब ध्यान से देखना, आपको जो इक्वेशन मिलती थी, आपको इक्वेशन क्या मिलती थी? एक्स डॉट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एक्स, वाई डॉट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वाई, जेड डॉट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा जेड। ये तीन इक्वेशन हुआ करती थी क्रेमर्स रूल में। मैंने दिखाया था आपको ये कैसे आती थी हमारी। क्लियर? ये तीनों इक्वेशन थी। अभी देखो, इन तीनों को मुझे क्या डाल देना है? 0। इन तीनों को मुझे क्या डाल देना है? 0। तो मैं इन तीनों को अगर 0 डाल दूं तो एक्स डॉट डेल्टा इक्वल टू 0, वाई डॉट डेल्टा इक्वल टू 0, जेड डॉट डेल्टा इक्वल टू 0, मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। अब हम बात करते हैं, अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, देखो, दो केस लेने वाला हूँ सिर्फ, यहाँ पे दो केस लेने वाला हूँ। एक बार के लिए मैं डेल्टा को नॉन जीरो और एक बार के लिए डेल्टा को जीरो लूंगा। एक बार के लिए डेल्टा को नॉन जीरो और एक बार के लिए डेल्टा को जीरो। क्लियर? देखो ध्यान से देखना, पहले मैं बात कर लेता हूँ डेल्टा जब हमारा कैसा हो जाए? नॉन जीरो। डेल्टा हमारा कैसा हो जाए? नॉन जीरो। अगर इसका वैल्यू कैसा हो? नॉन जीरो। लेट से डेल्टा मैंने ले लिया क्या? 2। लेट से डेल्टा को मैंने क्या ले लिया? 2 ले लिया। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? x डॉट 2 इक्वल टू में 0, x डॉट 2 इक्वल टू में 0। तो x का वैल्यू क्या मिला यहाँ से? x का वैल्यू क्या मिला? x क्या मिला आपको? 0। यहाँ पे 2 डालें, y डॉट 2 इक्वल टू 0, y भी क्या मिला? 0। z डॉट 2 इक्वल टू 0, z भी क्या मिला? 0। तो इस केस में जब डेल्टा कैसा हो? नॉट इक्वल टू 0, उस केस में आपको x y z के क्या आंसर्स मिलेंगे? 0 0 0। तीनों वैल्यूज क्या मिलेंगी? 0 मिलेंगी। क्या देखो, तीनों के 0 0 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं, 0 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हमें तीनों सॉल्यूशन 0 0 0 मिल जाए, तीनों का वैल्यू कैसा मिल जाए? 0 0 0, इस केस को बोला जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन आप याद रखें, ट्रिवियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा कैसा होगा? नॉट इक्वल टू 0। ट्रिवियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा कैसा होगा? नॉट इक्वल टू 0। बात समझ नहीं? सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन आपको मिला हुआ है, एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यू हमें मिले हैं, डेल्टा इक्वल टू 0। जब डेल्टा 0 हो जाए, है ना भाई, डेल्टा 0 हो जाए तो ये इक्वेशन ये कैसी बन जाएगी? x डॉट 0 इक्वल टू 0, x डॉट 0 इक्वल टू 0। देखो x का वैल्यू क्या ले सकते हैं आप? एनीथिंग, कुछ भी लें, ये तो 0 ही बना देगा ना, 0 से मल्टीप्लाई होके ये 0 ही बन जाने वाला है। x को कुछ भी डालें आप, x को कुछ भी डालें, कई सारे वैल्यूज आप x के डाल पाएंगे, कई सारे वैल्यूज आप y के डाल पाएंगे, कई सारे वैल्यूज आप z के डाल पाएंगे। इस केस में सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे? इनफाइनाइट, कई सारे वैल्यूज मिलेंगे। इस केस में कई सारे वैल्यूज आपको एक्स वाई जेड के मिलेंगे। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल
सॉल्यूशन। देखो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में आता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, आपको डेल्टा को क्या कर देना है, जीरो कर देना है। आपको डेल्टा को क्या कर देना है, जीरो कर देना है। बहुत आराम से आपको ध्यान रखना है, इतना सा ये है डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, ट्रिवियल सॉल्यूशन एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू जीरो जीरो जीरो। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डेल्टा कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर डेल्टा जीरो होगा एक्स वाई जेड का वैल्यू कुछ भी आप डालें। देखो दो ही केस इसमें मिले आपको, एक केस में एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यू जीरो आ रहे थे और एक बार कई सारे सॉल्यूशन आ रहे थे। फाइनली हमें इन तीनों इक्वेशन के हमेशा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या मैं इस सिस्टम को मैं बोल सकता हूँ ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होगा क्या, ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम अगर है तो वो हमेशा ही कंसिस्टेंट होगा, हमेशा कंसिस्टेंट। हाँ तो अब आ जाइए होमोजीनियस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये तीनों इक्वेशन आपको होमोजीनियस दी हुई है, क्लियर दिख रहा है, तीनों जगह जीरो दिख रहा है, क्लियर। अब बात करें फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल मतलब डेल्टा इक्वल टू जीरो, पी का मान जिसके लिए निकाय के अतुच्छल हो, अतुच्छल मतलब डेल्टा इक्वल टू जीरो। डेल्टा को क्या कर देना है भाई, जीरो कर देना है। ये आपको पता लगा, डेल्टा में लिखता हूँ यहाँ पे, डेल्टा मुझे क्या दिखेगा, 1 2 1। इधर क्या दिखेगा, 2p माइनस 1 1 1 -2, यही दिखेगा क्या, क्लियर। इसे सोल्व करते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को मैं जीरो बना रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड इन दोनों को जीरो बना रहा हूँ। इसको जीरो बनाने के लिए रो 3 में से माइनस रो वन सॉरी कॉलम 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 की बात कर रहे हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, वैसे ही कॉलम टू माइनस कॉलम 3। ये दोनों ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, एक साथ ऑपरेशन लगा रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। फर्स्ट डेल्टा क्या बन जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा 0 2 माइनस 1 1 1 माइनस ऑफ माइनस 2 3 आया, क्लियर। इसमें से देखें 2 माइनस 1 1, पर मुझे तो इसको जीरो बनाना था, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स सी 3, 2 टाइम्स सी 3 लिखा होगा, ये जीरो बन जाएगा। 2 टाइम्स सी 3 लिखा, ये जीरो बना। देखो दिस माइनस 2 टाइम्स दिस, तो p माइनस 2, क्लियर। दिस माइनस 2 टाइम्स माइनस 1 प्लस 4 3, और बाकी 1 1 2 विद माइनस साइन। यही बना होगा क्या, यही बना होगा। इसे एक्सपेंड कर दें हम इसके रेस्पेक्ट में, इसको कैसा बनाना है, जीरो, इसको एक्सपेंड कर दें, ये क्या दिखा होगा, 3 माइनस 3 टाइम्स p माइनस 2 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या दिखा होगा आपको, p माइनस 2 इक्वल टू में 1, तो p का वैल्यू फाइनली क्या मिला, 3। p का वैल्यू फाइनली क्या मिला आपको, 3। बात क्लियर हुई होगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से सिर्फ ये जो लेक्चर है हमारा, इस लेक्चर से जेई मेंस में 100% आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, आने ही वाला है। तो इस चैप्टर की इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस कितनी होगी, सिर्फ ये आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस पर प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से आपको करनी है, क्लियर, लिखें।